नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा मैथ का पेपर नंबर 2 है। ठीक, और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 है, यानी कि 13वां लेक्चर है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 तक किया था और उसमें एक थ्योरम लास्ट में हमने देखा था। हमने क्या देखा था थ्योरम की? आर ओ टी इक्वल होता है किसके? आर ब्रेक ओ, यहाँ पर फिर ब्रैकेट में एस ओ टी। हमने कल प्रूफ कर लिया था। आज हम लोगों को प्रूफ करना है दूसरा थ्योरम। क्या थ्योरम है हमारा? कि आर ओ क्या है, इसे पढ़ा जाता है डायगोनल रिलेशन। ठीक, तो जो त्रिभुज बना है डायगोनल रिलेशन है। ठीक, तो इसको प्रूफ करना है कि होगा डेल्टा 0 आर और इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर के। ये हमें प्रूफ करना है। हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ जी डज नॉट एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। हमने प्रूफ किया था, आप लोगों को दिखाए भी थे कि कभी इक्वल भी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हमने कहा था नीड नॉट बी ट्रू। क्लियर? लेकिन ये होगा यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर देखिए आर एक दूसरा रिलेशन है और डेल्टा हमारा एक अलग रिलेशन है। बस सिंबल के रूप में डेल्टा यहाँ लिया गया है। अब ये कह रहा है कि हम इसको निकालें अगर, तो ये होगा किसके बराबर? डेल्टा ओ आर के। हमेशा ऑलवेज होगा। कब? जब हमारा जो डेल्टा है वो क्या हो जाए? डायगोनल रिलेशन। जब डायगोनल रिलेशन होगा उस केस में हम क्या निकालेंगे? आर ओ डेल्टा निकालेंगे या डेल्टा ओ आर निकालेंगे, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वही थ्योरम है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये थ्योरम है, क्योंकि ये क्या होता है? हमेशा इक्वल हो जाता है। जबकि जी ओ एफ और एफ ओ जी के केस में कभी इक्वल होता है और कभी इक्वल नहीं होता है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक, तो आप थ्योरम लिखिए, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए थ्योरम। ठीक, तो सबसे पहले थ्योरम को लिखेंगे। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट and R be a relation on X। हमारा R किस पे डिफाइंड है? X पे है। ठीक, क्लियर हो रही है कि देन सो दैट क्या दिखाना है? देन सो दैट कि आर ओ डेल्टा यहाँ पर क्या होगा अभी बताएंगे। जैसे यहाँ पर एफ एक फंक्शन लिए थे, सॉरी एफ एक रिलेशन लिए थे और जी दूसरा रिलेशन लिए थे। तो यहाँ पर रिलेशन हमारा एक आर है, दूसरा क्या है? डेल्टा से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों प्रतीक ही हैं। ठीक, तो इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा ओ आर। अगर ऐसा है तब ए इक्वल किसके हो जाएगा? आर के। तो इस अगर ऐसा दिखा देंगे तो आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक, तो ये दूसरा वाला जो टर्म है इसके दूसरे वाले टर्म के बराबर होगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। क्लियर है सबको? क्लियर हो रही है बातें सबको? अब फिर यहाँ से क्या इक्वल हो जाएगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए आर इक्वल टू डेल्टा, तो दोनों इक्वल हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? वो पूरे आर के। ठीक, समझ में आ रही सभी को बातें? चलिए ऐसा प्रूफ करते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को बातें? किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। और यहाँ लिख लीजिए वेयर जहाँ पर डेल्टा इज और डायगोनल ये डी है यहाँ पर, गोनल रिलेशन। ये आपको गिवन है कि जो हमारा डेल्टा है यहाँ पर क्या है? डायगोनल रिलेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। ठीक, तब ये केस बनेगा आर ओ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ओ आर, और जो कि बराबर होगा आर के ही। क्लियर? तो चलिए प्रूफ देखते हैं यहाँ से। प्रूफ लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिखिए। लेट माना एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट
क्लियर। हमने क्या माना कि जो हमारा x है नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन ऑन x। देखिए लिखने का तरीका भी जानिए कैसे लिखा जाएगा। कोई भी थ्योरम लिखना है, प्रूव करना है, आप कैसे भी प्रूव कर देंगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक। उसके लिखने का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से हम लोगों को लिखना है। तो जो चीज़ें पहले दी हुई रहती हैं उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक। तो हमें दिया था लेट x क्या था हमारा, एक एम्प्टी सेट था और हमारा r डिफाइन था किस पे, x पे। इतनी बातें दी हुई थी, अब हमको ये दिखाना है। तो नाउ अब हम लोग दिखाएंगे वी हैव टू शो दैट अब हम दिखाएंगे कि क्या ROR इक्वल टू डेल्टा OR, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक। और जो कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, R के। तो ये हमें प्रूफ करना है, यही बात हम लोगों को क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक। तो चलिए प्रूफ करें इसको। चलिए लिखिए प्रूफ ही में ही चल रहा है, यहाँ तक लिखना है। अब हमने ये जो हमें दिया है अब हमें शो करना है ये, तो लिखेंगे फॉर दिस यानी कि जो है लिखा है इसी के लिए, ठीक। फॉर दिस का मतलब फॉर दिस, ठीक। हमने माना हमने मान लिया कि x कामा y कहाँ बिलोंग करेगा। देखिए हमने पहले भी कहा था कि अगर a को b के बराबर दिखाना है, a b का सेट है तो क्या दिखाएंगे, a इज सबसेट ऑफ b एंड दूसरा दिखाएंगे b इज सबसेट ऑफ a। तो इस केस में भी क्या दिखाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर है RO डेल्टा, अब इधर क्या है डेल्टा OR। तो हमको दिखाना होगा कि RO डेल्टा जो होगा सबसेट होगा किसका, डेल्टा OR का। और फिर इसको दिखाएंगे कि डेल्टा OR जो है हमारा सबसेट होगा किसका, RO डेल्टा का। तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा। ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ से, RO डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा OR। और यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा क्या है, R इक्वल टू क्या है, इक्वल टू किसके बराबर है, R के, ठीक। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है ना, क्लियर। चलिए तो यहाँ से लिखिए, हमने लेट माना क्या कि RO डेल्टा में है। हमने मान लिया कि x कामा y एक एलिमेंट हमने लिया किसमें, RO डेल्टा। यानी डायग्राम बनाने चाहें तो इसका डायग्राम इधर बना ले, जो समझते चले यहाँ पर डायग्राम बना के। तो अगर बनाएंगे डायग्राम तो ऐसे 3 सेट बनेंगे, 2 तीसरा सेट यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी x है, ये भी x है। तो पहला रिलेशन जो इधर लिखा रहता है वो कहाँ रहता है, इस साइड में। इसको लिखेंगे इस साइड में, तो क्या लिखेंगे, इसको डेल्टा से। और दूसरा हमारा जो डिफाइंड है वो क्या है, R। और इसमें मान लीजिए x टाइप के एलिमेंट होंगे और यहाँ पर y टाइप के एलिमेंट, क्लियर। तभी तो R में क्या है जो रिलेशन होगा, उसमें y इसमें x, तो यहाँ क्या होंगे, z टाइप के एलिमेंट होंगे, क्लियर। अगर ये डायगोनल रिलेशन है तो x का डायगोनल रिलेशन कहता है कि अगर कोई भी डायगोनल रिलेशन है, जैसे मान लीजिए कोई सेट A है, इसमें 3 एलिमेंट है A B C। अगर इसका हमको निकालना है डायगोनल रिलेशन, हमने माना कि जो हमारा R है या डेल्टा जो है, अगर ये डायगोनल रिलेशन है किस पे, सेट A पे, यानी कि हमारा डेल्टा जो है इज द रिलेशन फ्रॉम A टू कहाँ पर, A में, क्लियर। और जो ये है कि डायगोनल रिलेशन है, ठीक। क्या है, डायगोनल रिलेशन। तो अगर डायगोनल रिलेशन, तो डायगोनल रिलेशन कहता है उसका जो रिलेशन होगा वो खुद से हुई होगा। अगर B रखेंगे तो उसका इमेज भी B बनेगा, अगर C रखेंगे तो उसका रिलेशन C से ही होगा। यानी कि केवल खुद से। अगर A का, तो ये देखिए डायगोनल रिलेशन हो गया। अगर यहीं पर हम डेल्टा इक्वल टू लिख दें A कामा A, B कामा B एंड C कामा C, और इसमें एक एलिमेंट और जोड़ दें A कामा B, तभी हमारा डायगोनल रिलेशन नहीं रह जाएगा। डायगोनल रिलेशन में कहता है कि जितने भी एलिमेंट है फॉर ऑल, और एक एलिमेंट भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यहाँ पर हम केवल लिखे A कामा A और B कामा B, ठीक, और छोड़ दें C को, तब भी ये डायगोनल रिलेशन नहीं होगा, भले ही खुद से खुद का रिलेशन है। वो कहता है कि जितने भी एलिमेंट उस सेट में हैं उन सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही केवल होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए A का A से है, B का B का और C का C से। तो यहाँ के सभी एलिमेंट खुद से हैं सभी एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर देखिए A का A से है, B का B से है, लेकिन C है इसमें नहीं है रिलेशन में, तो ये क्या होगा, डायगोनल रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए है तीनों एक दूसरे से रिलेशन में है, A का A से है, B का B के, C का C से,
लेकिन ए का बी से भी है, इस कारण से क्या हुआ, डायगोनल रिलेशन नहीं हुआ, तो इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, तो डायगोनल रिलेशन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा कि यम क्या है, डायगोनल रिलेशन, यानी यम क्या है, डेल्टा के बराबर है। क्लियर हो गया सबको बातें? चलिए, तो अब लोग हम बाय डिफिनीशन आप क्या कह देंगे यहाँ से, बाय डिफिनीशन आप कंपोजिशन देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, जेड बिलोंग्स टू, अभी हम यहाँ नहीं बता रहे हैं कि हमारा डेल्टा क्या है, डायगोनल रिलेशन। ठीक, अभी हमने इतना ही बताया कि जो हमारा इतना है इक्वल है। ठीक, अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है हमारा डेल्टा डायगोनल रिलेशन। अभी हम मान के चल रहे हैं केवल रिलेशन। ठीक, तो रिलेशन मान के चल रहे हैं, तो बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन हम लोग जानते हैं कि अगर एक बिलोंग करेगा जेड कहाँ में, यक्स में, और सच दैट किस प्रकार से बिलोंग करेगा कि जो यक्स का रिलेशन होगा किससे, जेड से। अगर डायगोनल रिलेशन एक्स से एक्स में है तो कहाँ से हमारा रिलेशन होगा, यक्स का जेड से रिलेशन होगा, और जेड का रिलेशन किससे हो जाएगा, वाई से, क्योंकि यहाँ पर हमारा आर है, तो आर का रिलेशन किससे है, वाई से, तो जेड का रिलेशन वाई से। तो सच दैट लिखेंगे यक्स कामा जेड किस में बिलोंग करेगा बताइए, डेल्टा में, एंड जेड कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, कोई बताएगा, आर में। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं सबको? चलिए, अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए इसके नीचे जस्ट, तो देखिए हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है जेड में। क्लियर है सबको? क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट होगा किसी को तो बता दीजिएगा। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, यहाँ पर इक्वल टू क्या कर लीजिएगा, आर। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसको सबसेट में दिखाएंगे और इसको इक्वल करेंगे, और फिर इसको इक्वल करेंगे, फिर दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक, समझ में आएगा अभी आप लोगों को जो दिखाना है हमें। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, ये रिलेशन हमारा बना है यहाँ से, और हम लोग जान रहे हैं कि डेल्टा हमारा क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कि हमारा डेल्टा जो यहाँ पर क्या है, डेल्टा इज अ डायगोनल रिलेशन। तो यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन दैट डेल्टा इज क्या है, डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन। ठीक, क्या है, रिलेशन। ठीक, ठीक, इफ लिखेंगे इफ यदि यक्स कामा, देखिए कहाँ बिना कर रहा है, यक्स कामा जेड बिलोंग टू कहाँ, डायगोनल में, देन दिस इम्प्लाइज दैट क्या करेगा, देयर फॉर, इसीलिए यहाँ पर ही मत लिखिए, देयर फॉर, इसीलिए हमारा डेल्टा क्या है, डायगोनल रिलेशन, देयर फॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा कि यक्स कामा जेड बिलोंग टू इसमें, तो इम्प्लाइज करेगा कि यक्स इक्वल टू जेड फॉर ऑल यक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग करेगा, यक्स में, क्योंकि यक्स भी जेड भी किसका एलिमेंट है, यक्स सेट का, और जेड भी किसका एलिमेंट है, यक्स सेट का। तो यक्स और जेड किसके एलिमेंट है, यक्स के, तो यहाँ लिखेंगे यक्स। जितने भी एलिमेंट एक्स और जेड होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस डायगोनल वाले रिलेशन में। तो हम लोग क्या रखेंगे, जेड की जगह पे यक्स। तब यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, तब यहाँ से अगर इसको हम कह दें 1 कह दें, मान लीजिए इसको 1 कह दें, तब लिखेंगे फ्रॉम 1 इम्प्लाइज दैट क्या कर देगा, देयर एग्जिस्ट, जेड की जगह क्या रखना है हमें, यक्स ना, तो जेड की जगह क्या रखेंगे, यक्स। तो यहाँ लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू यक्स सच दैट, किस तरीके से हो जाएगा, यक्स आई, और यक्स की जगह हमें रखना है, जेड की जगह क्या रखना है, यक्स। तो यहाँ रखेंगे यक्स, ये कहाँ बिलोंग करेगा, डेल्टा में, एंड यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ, आर में। ठीक, क्लियर हो गया। और देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, और पहले हमने कहाँ माना था, एक्स कामा वाई आर ओ आर में। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या कि जो हमारा एक्स कामा वाई है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। ठीक, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा, इसको हम छोड़ सकते हैं, जितना पार्ट चाहें उतना पार्ट लिखें। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे इतना पार्ट, हम यहाँ से जान रहे हैं कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू इतना, चाहे यहाँ से डायरेक्ट लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे ये भी दिखता रहे। और हमें यहाँ से दिख रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा क्लियरली, देखिए एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, और कहाँ हमने मान के चला था, आर ओ आर में। तो आर ओ आर किसका सबसेट हो गया, आर का हो गया, क्योंकि अगर हम लेते हैं एक्स आर में ले रहे हैं, यहाँ देखिए समझिएगा, अगर एक्स को देखिए ए और बी 2 सेट लेते हैं, ए और बी, और हम मान के चलते हैं एक्स कहाँ है, ए में, और दिखा दें कि एक्स कहाँ बिलोंग कर गया, बी में, तो ये क्या हो जाता है, सबसेट ऑफ बी। तो ठीक इसी प्रकार हमने माना है आर ओ डेल्टा में, और हमने दिखाया कहाँ पर,
आर में, यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली, अब इधर वाला पार्ट लिखा है उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन एक्स कामा वाई आर में चला गया, यहाँ से पता चल रहा है कि कहाँ है हमारा एक्स कामा वाई, आर में। तो जो लोग लिखना चाहे तो यहाँ से लिख लीजिए क्लियरली एक्स कामा वाई बिलोंग कहाँ, आर। अब इसी लिखेंगे देन दिस इम्प्लाइज देयरफॉर, इसीलिए देन दिस इम्प्लाइज दैट, चाहे सीधे लिखिए देन दिस इम्प्लाइज दैट, देयरफॉर इस पढ़ा जाता है लेकिन दिखाया इसी यही जाता है। तो अगर लिखना चाहेंगे देन देयर या लिखें देन देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिखिए। क्या चाहे देखिए जब देयरफॉर बोला जाता है लेकिन सिंबल यही लिखा जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या, आर ओ डेल्टा इज सबसेट ऑफ किसका, आर का। क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इतनी बातें सबको पता चल गई कि हमारा क्या है, आर और डेल्टा इस सबसेट ऑफ किसका, आर का। तो इसको हम दे देंगे नाम स्टार, ठीक। क्लियर है सबको इतनी बातें? चलो अब दूसरा पार्ट देखेंगे। देखो हमने दिखाया कि आर और डेल्टा किसका है, सबसेट आर का। तो अब हम आर में एलिमेंट लेंगे, इसको दिखाएंगे। तो यानी सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि आर और डेल्टा किसके बराबर है, आर के। अब फिर आर में एलिमेंट लेके चलेंगे तो इसको पहले प्रूव करेंगे, अब फिर दूसरा प्रूव करेंगे। देखो पहले इसको लेके प्रूव कर रहे हैं, ठीक। अब फिर इसको लेके प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा ए इसको इक्वल है और ए इसके इक्वल है। अगर ए इसके इक्वल है और ए इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो यहीं से हमारी बात प्रूफ हो जाएगी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। तो पहला हमने स्टार मान लिया है, ठीक। जैसे हमने कहा कि x इक्वल है y के और हमने कहा y इक्वल है z के, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, लिख सकते हैं। तो यही बात कर रहे हैं। तो इसको हमने दिखाया इसके इक्वल, अभी दिखाना है ना, अब फिर इसको दिखाएंगे इसके इक्वल, अब फिर दिखाएंगे कि दोनों क्या हो जाएंगे, तब उस केस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट तो अभी हमने लेके चला है, सबसेट दिखाया, फिर इसको दिखाएंगे इसके सबसेट, तब तो इक्वल होगा। यानी 2 बार करेंगे तो हमारा ए इक्वल वाला हो जाएगा केस। अब फिर इसी को फिर ऐसे लेके दिखाएंगे, फिर इसमें एलिमेंट लेंगे, इसके सबसेट दिखाएंगे, और फिर इसमें एलिमेंट लेके इसको सबसेट दिखाएंगे। अब फिर तब यही दोनों केस से बना के हम क्या कहेंगे, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक। थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको समझते चलिए। 5 मार्क्स का आपका होगा, 5 मार्क्स। समझने में समय लगेगा लेकिन लिखने में जब आप करेंगे लगभग 2 पेज का होगा। तो 2 पेज बहुत लंबा नहीं होता है, आप लोग ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं तो 2 पेज नॉर्मल ही यहाँ कहा जाता है। लगभग 4-4 पेज के भी आगे भी थ्योरम मिलेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। सीरीज नहीं वो होता है यहाँ पर, सीरीज तो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि 4 पेज के भी प्रूफ होंगे कोई। क्लियर? चलिए अब दूसरा लेते हैं, लेट। अब हमने माना कि आर हमारा रिलेशन कहाँ से है, फ्रॉम एक्स टू एक्स। पता है आप सभी को, क्योंकि आर क्या है, रिलेशन हमने बताया है यहाँ पर पहले ही, आर इज़ द रिलेशन ऑन एक्स। तो आर एक्स एक्स है तो हमने इसमें एक एलिमेंट किस टाइप मान लिया, एक्स कामा वाई। देखिए एक्स कामा वाई यहाँ भी मान रहे हैं एक्स कामा वाई, तो इससे दिक्कत मत लीजिएगा कि इसमें भी एक्स कामा वाई, ये हम मान के चल रहे हैं। अब दूसरा पार्ट हमारा हो गया ना, तो एक्स कामा वाई यहाँ मान रहे हैं तो हमको दिखाना है करके कहाँ पर, यहाँ पर, इसमें आर और डेल्टा में, ठीक। तो अगर हम ऐसा दिखा पाते हैं कि एक्स कामा वाई किसमें है, डेल्टा में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी मान लिए तो कह दोगे कि यहाँ है सर, देख लीजिए प्रूफ हो गया, ये प्रूफ नहीं होगा। यहाँ पर मान के यहाँ तक ये पार्ट खत्म हो चुका है, अब इसको भूल जाइए, अब ये यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो एक्स कामा वाई हमने माना आर में, तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा। क्लियर है सबको? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स में तो बिलोंग करेगा ही। और सच दैट किस प्रकार से बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग तो कहाँ है, एक्स में। देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसे एक्स हमें मिलेंगे कहाँ, एक्स में तो मिलेंगे ही ना, एक्स है तो एक्स मिलेगा एक्स में। और सच दैट किस प्रकार से मिलेगा कि जो हमारा एक्स का एक्स से रिलेशन होगा वो कहाँ चला जाएगा, डायगोनल रिलेशन में। एंड डायगोनल रिलेशन एक बनेगा ना आर एक्स क्रॉस एक्स से, एक डायगोनल रिलेशन चला जाएगा। एंड क्या होगा, हमने ये बता रहा हूँ कैसे होगा सच दैट, ठीक। एक्स का एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, डायगोनल में। ये बात सही है कि खुद का खुद से रिलेशन जो होता है वो कहाँ जाता है, डायगोनल रिलेशन में, ठीक। एंड अब एक्स का जो रिलेशन होगा किससे, सॉरी यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा थोड़ा। अब एक्स कामा वाई कहाँ चला जाएगा, हमारा है ही एक्स कामा वाई कहाँ है, आर में, तो हम लिखेंगे आर में। बस हमें ये वाली बात लिखनी थी यहाँ पर। यहाँ से एक तरीके से कहिए कि जो हम लोग लिखे हैं यहाँ मानेंगे, अब इसके उल्टा चलेंगे।
जैसे यहाँ से ये वाला आया था इसी से यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। तो अगर ऐसा इसको कर रहा है तो यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं इसी पार्ट को, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहीं से हमने ये लिखा है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एक्स कामा वाई को वही लिखे हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एक्स कामा वाई एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है डायगोनल रिलेशन में, एंड एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में। तो वही हमने उल्टा लिखा है, ठीक। अब उल्टा ही करते चलेंगे और देखते चलेंगे, ऐसे ही जाएगा हमारा क्रम और दिख जाएगा कि एक्स कामा वाई है, ठीक। तो एक सीख लेंगे प्रूफ करना, उसके बाद आप उल्टा करते चले जाइए इसी को, तो आपका यहाँ से मिल जाएगा एक्स कामा वाई में, ठीक। तो ये याद करने का तरीका है, अगर जिनको याद नहीं हो रहा है, जो लोग याद नहीं कर पा रहे हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर याद करना है आपको तो यहाँ तक दिखाइएगा, फिर लेट मानिएगा, अब इसके बाद उल्टा क्रम में चले जाइए सीधे धीरे, ठीक। तो यहाँ आप लोग पहुँच जाएंगे, जैसे आए थे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, वैसे ही इसी क्रम से उल्टा पहुँच जाएंगे यहाँ तक, ठीक। तो चलिए यहाँ लिख लिए हम लोग, आज क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू कहाँ एक्स सच दैट, हमने कहा जेड बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सही से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू एक्स, हमने क्या कहा कि एक्स किसके बराबर है जेड के, अब और किस में बिलोंग कर रहा है एक्स में, सच दैट इस प्रकार से, क्योंकि डायगोनल रिलेशन है तो हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल रिलेशन की एक्स इक्वल टू जेड, और यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स जेड, एक्स जो हमने क्या रख दिया जेड, तो जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर डायगोनल रिलेशन, एंड एक्स जब क्या रखना है जेड, तो जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर आर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स किसके इक्वल है जेड के, तो यहाँ लिखिए एक्स, दोनों जगह पे जेड की वैल्यू मत पुट कर देना, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें बनाना है किस फॉर्म का है, एक्स कामा वाई फॉर्म का, ठीक। तो इसीलिए हम एक ही एक्स की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर जेड, ठीक, और यहाँ पर जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर आर में। अब बाई कंपोजिशन ऑफ रिलेशन हम यहाँ से, अब यहाँ से लिख सकते हैं एक्स को हटा दीजिए, सीधे लिखिए अब जेड बिलोंग्स टू कहाँ, देयर जेड बिलोंग टू एक्स सच दैट, किस प्रकार से है कि एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर डायगोनल रिलेशन में, एंड जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर आर। हमने यहाँ क्यों लिख पाया कि एक्स कामा एक्स डेल्टा में बिलोंग है, क्योंकि लिखेंगे बिकॉज, इसके आगे लिख लीजिएगा सिंस, आगे ब्रैकेट में करके क्या, डेल्टा इज डायगोनल रिलेशन, अगर डायगोनल रिलेशन नहीं होता तो हम लोग ऐसा नहीं लिख पाते, ठीक। तब हम लोग नहीं कह पाते कि एक्स कामा एक्स डेल्टा में बिलोंग ही करेगा, हो सकता है नहीं भी बिलोंग करे, लेकिन अगर डायगोनल रिलेशन है तो ऐसा बिलोंग करेगा, तो इसीलिए हम लोग ये वाला केस लिख पाए यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग समझने के लिए कि इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके बाद आपको लिखना है डेल्टा इज अ डायगोनल, ये सिंस का साइन है 3 पॉइंट, ठीक। तो यहाँ तक प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे इसके जस्ट आगे कि क्या एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, पहले डेल्टा लिखा है तो क्या लिखेंगे आर ओ डेल्टा बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। जैसे यहाँ पर देखिए कंपोजिशन था यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे लिखे हैं, तो इसके ऊपर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो किससे लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। तो यहाँ से अब देखिए अगला स्टेप बढ़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, लिख रहा है सबको। तब हम चलिए लिखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर जाएगा बताइए, आर ओ डेल्टा में। यहाँ लिख लीजिए कैसे बिलोंग किया, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन लिख रहा है सबको, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। क्लियर हुई सबको इतनी बातें, कैसे लिखा, तो यहाँ से हमारा इम्प्लाइज कर जाएगा, क्या हुआ बताइए। अब हमने इसको कहाँ माना था एक्स कामा वाई को आर में, तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा आर इज सबसेट ऑफ आर ओ डेल्टा। क्लियर, तो हमने इक्वेशन नंबर स्टार माना था, हम अब इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर क्या डबल स्टार मान लीजिए, तो डबल स्टार मान लेते हैं। चलिए, तो आप लोग स्टार और डबल स्टार को देखिए, तो लिखेंगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या इम्प्लाइज कर जाएगा बताइए, आर इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा आर इक्वल क्या हो जाएगा आर ओ डेल्टा इक्वल आर, दैट इज दूसरे शब्दों में कहें तो आर ओ डेल्टा इज सबसेट ऑफ आर एंड किससे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार में क्या दिया हुआ है आर इज सबसेट ऑफ आर ओ डेल्टा, तो देन दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से
कि जो हमारा आर ओ डेल्टा है वो इक्वल हुआ आर के। तो दूसरे शब्दों में लिखा गया है, यहाँ पर वैसे भी लिख सकते हैं, तो जो दोनों लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया कि आर ओ डेल्टा है किसके इक्वल है, आर के। तो एक पार्ट यहाँ से हमारा समाप्त होता है। समझ में आया सभी को? तो इसमें प्रूफ करने में 25 मिनट लगे, और 25 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है अगर प्रूफ हम कर रहे हैं तो। जब आप लोग करेंगे तो लगभग 10 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट से कम ही लगेंगे, क्योंकि आपको याद होगा और जल्दी से कर देंगे। ठीक, तो इतना पार्ट कर दिए हैं। और देखिए अदर कोचिंग में जहाँ आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर क्या किया जाएगा, कल बताए थे हम लोग ए वाला साइन का यूज करते हैं वो लोग ज़्यादातर समय बचाने के लिए। लेकिन अगर ए वाला साइन आप लोग यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि अगर ऐसा यूज कर लेंगे तो जो यहाँ पर हमने दोबारा दिखाया है पार्ट, इस पार्ट को नहीं प्रूव करना होता है। तब जैसे हमने यहाँ से एक बार फिर लिया था और फिर दिखाया था यहाँ पर है, तब हमने कहा कि ये हमारा हो गया क्या, ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा। जब अगर यहाँ पर लिखा देंगे दोनों तरफ दिखा देंगे तो यानी कि हमने ऐसा माना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करें हैं तो ऐसा। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर डबल साइन लगा देंगे तो इसका मतलब है आर का जब लेंगे आर में एलिमेंट तो इसमें हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से ऐसे तीर लगा दें तो इसका मतलब फिर बाद में इक्वल हो जाएगा। तो एक ही पार्ट दिखाना होता है उस केस में, तो इतना छोटा में होगा। और लड़के ज़्यादातर इतना ही करते हैं, डबल तीर लगा देते हैं ये वाला इफ़ एंड ओनली का साइन लगा के, और यही कर देते हैं, यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तो एग्ज़ाम में जब कॉपी चेक होती है तो उनको 0 मार्क्स मिल जाता है और कहते हैं कि हम अपना प्रूफ करके आए थे, हमें 0 मार्क्स मिला है। लेकिन वहीं दूसरा लड़का जब करके आता है तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं और उनके नंबर ज़्यादा रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, ये सारी चीज़ें आप लोग मिस्टेक करते हैं। हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमें पता है, ठीक, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार इन सभी चीज़ों पे। जिनका नंबर कटा है वो भी बताए थे हमको कि हम ये वाला प्रूफ करके आए थे, हमारा लग रहा है इसमें नंबर कम कट गया है। तो हम कहें भाई साहब जब आप इतना प्रूफ करके आएंगे और 5 मार्क्स में दिया गया है तो कटेगा ही नंबर। तो एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ आर ओ आर जो मिला है इसको कोई इक्वेशन बना लीजिए। वहाँ पर स्टार इसको डबल स्टार किए थे, इसको मान लीजिए A1, हम इसको इक्वेशन मान रहे हैं A1 जो हमारा आया है आर ओ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा। ठीक, क्लियर है सबको? सॉरी यहाँ पर आर था ना, डेल्टा लिखे हैं एंड आर लिखिए, डेल्टा नहीं है आर है, सॉरी ध्यान नहीं दिए वहाँ पर। तो यहाँ आर बना लीजिएगा। तो इसको मान लीजिए हम लोग इक्वेशन नंबर A1। ठीक, अब हमारा दूसरा पार्ट बचा हुआ है, 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम क्या दिखाएंगे इधर, अब एक चीज़ और बची हुई है तो उसको देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए। फिर उसको समझने के लिए बता रहे हैं, लिखने मत लगिएगा आप इस पार्ट में। ठीक, हम बता रहे हैं अब हमारा क्या दूसरा पार्ट बचा है। इधर इक्वेशन देखिए, हमने ये तो दिखा दिया, हमने बताया था 2 पार्ट करेंगे। कहाँ था हमारा प्रूफ, यहाँ से इसको दिखा दिया। अब हमें करना है डेल्टा ओ आर इक्वल टू डेल्टा दिखाना है। ठीक, तो डेल्टा के इक्वल जैसे ही इसको दिखाएंगे, और डेल्टा हमारा किसके इक्वल है, आर ओ डेल्टा के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू आर ओ डेल्टा। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। अगर केवल ये दोनों पूछे, ठीक, सॉरी यहाँ बीच में क्या था, आर था, सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है, बार बार हम मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो आर की इक्वल हो जाए, इसको आर की इक्वल दिखाएंगे तो आर अगर दोनों की इक्वल है तो ये दोनों की इक्वल हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर हो रही बात है सबको? चलिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा ओ आर इक्वल टू आर ओ डेल्टा। अगर एग्जाम में केवल ऐसे पूछे डेल्टा ओ आर इक्वल टू दिखाइए कि आर ओ डेल्टा, तब भी हम क्या करेंगे, इसको पहले आर की इक्वल दिखाएंगे और इसको फिर आर की इक्वल दिखाएंगे दोनों केस में। अगर आर की इक्वल फिर नहीं रहता है, उसमें केवल 2 ही चीज़ें दिखा के आपसे पूछ लेता है, वो लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए ये वाला हटा देता है बीच में, इससे लड़के समझ ना पाएँ इसको प्रूव करना है तो वो लोग फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें पहले क्या दिखाना हो, तो वो आर के इक्वल है, इसमें भी दिखाएंगे आर की इक्वल है। तो अगर दोनों आर की इक्वल हैं तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, आर की इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे, तो यहीं से इक्वल हो जाएंगे तीनों। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब प्रूफ करते हैं इसका। तो लिखिए, इसको केस फर्स्ट लिख लीजिएगा, हेडिंग अगर लिखना चाहें तो। कहाँ से हमने प्रूफ किया था, दिस, यहाँ से ना, फॉर दिस केस फर्स्ट कर लीजिएगा अगर लिखना हो, नहीं तो यहाँ से लिखिए। चलिए ऐसे ही लिखिए, केस करके क्या ज़रूरत है, अगर केस लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसको मान लीजिएगा केस 1 फॉर दिस, फिर इसके आगे लिखिएगा केस फर्स्ट। ठीक, एक केस हमारा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से केस सेकंड लिखना चाहे तो लिख लीजिए केस सेकंड। क्लियर? क्लियर है? केस सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे जैसे करते थे। लेट एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट मानेंगे, बार बार हम लोग उसी के टाइप को मानेंगे, एक्स कामा वाई।
कहाँ बिलोंग कर जाए वो पहले किस में मान के चलेंगे। अब दिखाना है डेल्टा ओ आर, तो हम लोग मानेंगे डेल्टा ओ आर में मान के चलेंगे। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसमें मान लिए हम लोग यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इसमें माने हैं, अब हमको दिखाना है किस में, आर में। पहले किस में माने थे, आर ओ डेल्टा माने थे, अब किस में मान रहे हैं, डेल्टा ओ आर में। तो बाई कंपोजिशन ऑफ डिफिनीशन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट जेड, एक जेड मिलेगा किस में, यक्स में, सच दैट किस प्रकार से मिलेगा। तो ये एस टी लिखना चाहे तो एस टी लिखे, नहीं तो 2 पॉइंट जैसे हम बनाते हैं 2 पॉइंट बना के लिख दीजिए। ठीक, दोनों तरीका है सच दैट लिखने का, चाहे लाइन खींच के बहुत लोग लिखते हैं तो लाइन खींच के लिखिए, तो सारी चीज़ें तरीके हैं लिखने के, तो आप जैसे चाहे वैसे लिख दीजिए। ठीक, बस प्रोसेस आप लोगों का सही होना चाहिए। तो सच दैट किस तरीके से कि हमारा जो होगा यक्स किससे रिलेशन में होगा, जेड में, और वो कहाँ बिलोंग करेगा, जो पहले लिखा है इधर आर में, एंड अब बताइए दूसरा क्या होगा, जेड का रिलेशन किससे होगा, वाई से, और वो कहाँ बिलोंग करेगा, डेल्टा में। क्लियर है सबको। इसका भी ग्राफ बना दे जैसे यहाँ ग्राफ बनाए थे। चलिए ग्राफ देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि आधा समझाते हैं आधा छोड़ देते हैं। तो पहले हमारा सेट क्या है, डिफाइंड इधर देखिए, जो इधर लिखा रहता है उसको पहले बनाते हैं, तो आर इधर रहेगा और डेल्टा जो हमारा इधर है तो ये इधर रहेगा डेल्टा, क्योंकि इधर वाला पहले लिखा जाता है, तब ऐसे लिखते हैं तो क्या बनता है हमारा, डेल्टा ओ आर। क्लियर। हमारा एलिमेंट किसका है, एक्स कहाँ से लिया जाता है, जो पहले बनता है सेट, तो एक्स हमारा जो यहाँ लिया गया है तो ये पहले बनता है, और जो वाई रहता है वो लास्ट वाला एलिमेंट रहता है सेट का। ठीक, अब बीच में क्या बिलोंग कर रहा है हमारा, जेड। हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट, जेड कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें, इस वाले सेट है, और सभी सेट क्या है, एक्स, क्योंकि वो इक्वल सेट है, एक्स पे ही डिफाइंड, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। क्लियर। तो चलिए तो एक्स का रिलेशन किससे होगा, अगर आर में बिलोंग करेगा तो एक्स का रिलेशन जेड से, क्योंकि ये आर रिलेशन हमारा कहाँ से, एक्स से एक्स में, तो एक्स का जेड टाइप के एलिमेंट, तो एक्स का जेड कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में, देखिए आर में कर रहा है। और फिर यहाँ देखिए जेड का वाई कहाँ बिलोंग करेगा, डेल्टा में, तो यहाँ डेल्टा में कर रहा है। ठीक, तो डायग्राम के माध्यम से आप लोग ये समझ पाएँ। ठीक, क्लियर है सबको, ये बातें क्लियर हो रही हैं सबको ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए, तो डायग्राम आप लोग साइड में बनाइएगा, यहाँ हमारे पास जगह नहीं था इसलिए बनाए थे। आप एग्जाम में डायग्राम बना देंगे तो और अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाएंगे तो तब भी अच्छी बात है। तो जो लोग बना देंगे तो ठीक समय है, तो नहीं तो दोनों डायग्राम बनाए चाहे ना, आपको मार्क्स इक्वल मिलेंगे, पूरा के पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आप डायग्राम बना देंगे तो टीचर डायग्राम से भी समझ जाता है कि लड़के को पता है। ठीक, तो जो आपकी इच्छा हो, अगर टाइम आपके पास है तो बनाइएगा, टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ टाइम का भी मैटर रहता है कि बहुत लोगों को आता रहता है, समय नहीं बचता, तो क्या करते हैं उन लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए आप लोग। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, इतना लिख लिए। अब लिखेंगे जैसे वहाँ लिखे थे हम लोग, क्या है, सिंस गिवन दैट, हमारा डेल्टा इज क्या है, डायगोनल रिलेशन, गोनल रिलेशन। क्लियर है सबको, क्या है, डायगोनल रिलेशन। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डायगोनल रिलेशन में क्या, कौन से एलिमेंट है, जेड कामा वाई टाइप के एलिमेंट है। अब बिलोंग करे डेल्टा में, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो डेल्टा और जेड होगा वो वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल, किसके, बाय डिफिनीशन ऑफ डायगोनल रिलेशन। तो यहाँ से हमने लिखा, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो इसको मान लीजिए कोई हमारा इक्वेशन, इसको हमने क्या माना था, 1 2 मान लिए थे, इसको मानिए 3 यहाँ पर, अब इसको मानिए 2 एंड 3, तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि 2 मान चुके हैं हम लोग, पहले में माने थे, फिर स्टार यहाँ माने थे, वहाँ डबल स्टार माने थे, और इसको ए माने हैं, तो इसमें भी स्टार और डबल स्टार की जगह पर क्या मानेंगे, ट्रिपल स्टार एंड 4th स्टार मानेंगे। ठीक, तो यहाँ से वहाँ तक सेकेंड तक इस तरीके से बनाए थे, यहाँ थर्ड हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। क्लियर। तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड क्या इम्प्लाइज करेगा ये, फ्रॉम थर्ड, यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा क्या बताइए, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो गया देयर एग्जिस्ट, ये जेड की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड की जगह वाई, तो वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स, सच दैट, किस प्रकार से बताइए, वैल्यू पुट करिए यहाँ से जेड की जगह पे वाई, तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में, एंड डायगोनल में क्या होगा बताइए, जेड कामा जेड या वाई कामा वाई। तो एक्स कामा वाई टाइप के लिए चले हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई। क्लियर, सॉरी वाई कामा वाई। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा ना, बता दीजिएगा जिसको जहाँ डाउट हो, क्योंकि यही गड़बड़ी करते हैं, कहाँ क्या पुट करना है वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो
तो यहाँ हमने पुट किया जेड की जगह पे वाई हो गया हमारा, और यहाँ जैसे ही पुट किए हम तो क्या हो गया यहाँ से वाई कामा वाई। कहाँ बिलोंग करेगा ये? डायगोनल में। तो ये हम देख पा रहे हैं कि दो किस में टाइप के हैं, वाई का खुद से ही रिलेशन है, तो डायगोनल रिलेशन में ऐसा होता है। ठीक, तो डिफिनेशन हमने यहाँ निकाल लिया। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर गया? आर में। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर गया? आर में। तो यहाँ से लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट, इसीलिए देयरफॉर देन दिस इम्प्लाई दैट इसे पढ़ा जाता है। देखिए इसके नाम हम लोग बदल बदल के पढ़ सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट इसका मेन नाम है, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं देयरफॉर देन दिस इम्प्लाई दैट। लैंग्वेज में बोला जाता है तो पूरा बोला जाता है देयरफॉर देन दिस इम्प्लाई दैट, लेकिन इसका मतलब देन दिस इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाई दैट। ठीक, तो यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा हमारा कि जो हमारा क्या है, देखिए इसमें बिलोंग किया गया और कहाँ मान के हम लोग चले थे? डेल्टा ओ आर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल्टा ओ आर क्या हो जाएगा? डेल्टा ओ आर इज सबसेट ऑफ किसका? आर का। तो इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दें आप? डबल स्टार तक हो चुका था, इसको ट्रिपल स्टार दें। ठीक, ट्रिपल स्टार दे दिए। चलिए अब आगे करते हैं। तो जैसे यहाँ आए हैं यहीं से अब उल्टा चलना शुरू करेंगे और पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो हम अब लोग दूसरा चलेंगे तो लेट, अगला केस लेंगे तो यहाँ से मानेंगे लेट, लिखेंगे नाउ। सुना क्या माना हमने? लेट हमने माना है अब कि एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है? अब आर में। अब हमें दिखाना कहाँ है, वो कहाँ हो जाए? डेल्टा वो आर में हो जाए, यही दिखाना है हम लोगों को। तो चलिए उल्टा अब चलते हैं। तो डेल्टा इसमें तो क्या होगा यहाँ से देयर एग्जिस्ट क्या बिलोंग करेगा बताइए? जैसे यहाँ पर एक्स बिलोंग किया था, एक्स था, तो यहाँ पर क्या बिलोंग करेगा बताइए? किसी को कुछ आइडिया है? चलिए पहले वाला एलिमेंट एक्स ही बिलोंग करेगा, तो हम लोग मानेंगे क्या? देखिए यहाँ पर क्या बिलोंग किया था? वाई। ठीक, तो वाई बिलोंग किया था तो हम लोग यहाँ मानेंगे वाई। तो वाई बिलोंग टू देयर वाई बिलोंग टू कहाँ पर? एक्स। सच दैट इसके ऊपर वाला लिखिए, कैसे लिखेंगे कि जो हमारा एक्स कामा वाई है वो बिलोंग टू आर, एंड इसको क्या लिखेंगे? वाई कामा वाई कहाँ बिलोंग कर जाए? डेल्टा में। अब ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ लिखिएगा सिंस, इसके आगे ही लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि डेल्टा इज डायगोनल रिलेशन, तभी हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। ये है, इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि वाई कामा वाई जेड में बिलोंग ही करेगा, क्योंकि हमारा डेल्टा क्या है? डायगोनल रिलेशन। तो डायगोनल रिलेशन अगर है किस में? ऑन एक्स पे। ठीक, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इम्प्लाइज हो जाएगा फिर से क्या बताइए? अब देखिए y इक्वल वाई है, तो y की जगह पर हम लोग z मान लेंगे। तो देयर एग्जिस्ट y इक्वल टू z बिलोंग टू x। हमने y को किसके मान लिया? z के बराबर मान लिया। ठीक, सच दैट, तो z रखेंगे वैल्यू, तो x कामा y की जगह पे तो z बिलोंग टू कहाँ पर? r में। एंड क्लियर है सबको ना? तो y की जगह पर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? z कामा y इस साइड रखेंगे, क्योंकि इसका जो दूसरा एलिमेंट होता है इसके पहले एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए। अब बिलोंग्स टू डेल्टा। अब यहाँ कहेंगे इक्वल नहीं है, तो भाई हम लोग इक्वल मान के चलें, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जेड किसके इक्वल है? वाई के। तो इसका मतलब यही हुआ कि वाई कामा वाई ही है, बदल नहीं गया यहाँ से। तो यहाँ तक प्रूफ हो गया सबको, क्लियर है? तब हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर जाएगा? डेल्टा ओ आर में। क्लियर? तो यहाँ से लिखेंगे। अब आगे चलिए, यहाँ तो भर चुका है, अगर लिखना चाहे तो यहीं लिख लीजिए, लेकिन उधर अगले साइड लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट क्या कि जो हमारा एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा कहाँ? डेल्टा ओ आर में कर जाएगा। क्लियर? तो जैसे यहाँ लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू आर, यहाँ लिखिएगा बाई डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। आप लोग किसी लड़के का नोट्स उठा के देखिएगा, ये वाला थ्योरम प्रूव करेंगे तो उसमें न कहीं भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन रिलेशन, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि सब सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। उनको ये पता होता है कि ऐसे हुआ, लेकिन लिखना कैसे है उनको ये नहीं पता होता है। तो जब उनका नोट्स उठा के देखेंगे तो वो कहीं नहीं लिखे होंगे बाय कंपोजिशन ऑफ
ये और फिर ये भी नहीं लिखे होंगे कि डेल्टा इज द डायगोनल रिलेशन। वो बस मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो डायगोनल रिलेशन है, लगाते चलो इसको, और कहीं लिखते नहीं है। लेकिन प्रोफेसर यही चाहते हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ें दिखाओ लिख कर कि इसमें ये चीज़ें हैं यहाँ पर इंक्लूड, क्योंकि कौन सी चीज़ें बन रही हैं। जैसे कोई रोटी बनाना जानता है और वो कहे कि मैं रोटी बनाना जानता हूँ, लेकिन कभी वो बना के दिखाए नहीं कि हम रोटी ऐसे बनाना जानते हैं, तो क्या आप मानेंगे कि वो रोटी बना लेता है? तो ठीक इसी प्रकार इन सभी चीज़ों को अगर आप नहीं लिखेंगे तो प्रोफेसर नहीं जानेंगे कि ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता है कि नहीं। ठीक, जब आप लिखते हैं तभी उनको पता चलता है और तभी आपके फुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो वही 1 मार्क्स दे देंगे। अगर पूरा किए हो फिर 1 मार्क्स दे देंगे, क्या मतलब निकलेगा? तो यही लिखने का प्रोसेस जानिए, और वही लड़के नहीं जानते हैं। फर्स्ट ईयर में यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो जब बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं तब उनको पता लगता है, और जब फेल हो जाते हैं तो बहुत लड़के छोड़ के यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। लेकिन कुछ लड़के जिनको पता हो जाता है कि हम क्यों फेल हुए हैं, हमारे लिखने का तरीका सही नहीं था, तो वो दोबारा पेपर देते हैं और वो लोग पास हो जाते हैं। तो जो दोबारा देते हैं वो पास भी होते हैं, लेकिन वो अपनी कमियों को पहचान जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जान पाएँ कि इसका इक्वल हो गया, तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा कि आर ही जब सबसेट आप किसका होगा, डेल्टा ओ आर। तो इसको इक्वेशन कौन सा बना दे बताइए? ट्रिपल स्टार बना था, इसको 4 स्टार, 1 2 3 और 4, तो यहाँ से 4 स्टार हो गया। तो लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम ट्रिपल स्टार एंड 4th स्टार ना, तो 4th स्टार लिख लीजिएगा। आप इक्वेशन कुछ और देना चाहें तो कुछ और दे दीजिए, लेकिन हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऐसे कि जो आर होगा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ओ आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए A2, या तो यहाँ से दैट इज करके लिख लीजिए। इसको और लिखा जा सकता है, दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है कि हमारा पहला क्या था, डेल्टा ओ आर इस सबसेट आप क्या था आर एंड कहाँ से, ये जो आया हमारा दैट इज ये फ्रॉम यही इक्वेशन से आया, एंड आर इस सबसेट आप कहाँ, डेल्टा ओ आर। तो ये इम्प्लाइज कर देगा क्या कि जो हमारा डेल्टा ओ आर है वो किसके इक्वल है, आर के। ये भी क्या है, इक्वेशन नंबर A2 ही। तो इन दोनों को मान लीजिए इक्वेशन नंबर A2। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन A1 और A2 से लिखेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम A1 एंड A2। तो A1 एंड A2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो डेल्टा ओ आर आर ओ डेल्टा है वो किसकी इक्वल है, आर के, एंड और हमारा डेल्टा ओ आर है जो किसके इक्वल है, आर के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से देन दिस इम्प्लाइज दैट आर ओ डेल्टा इक्वल टू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओ आर। और फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एक केस तो ये बन गया, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि आर ओ डेल्टा किसके इक्वल हो गया, डेल्टा ओ आर। तो देखिए बिना डबल साइन किए ही हम पूरा प्रूफ कर दिए। ठीक, और बहुत लोग टीचर 4 लाइन में बताने के लिए ये वाला साइन यूज कर लेते हैं और बता देते हैं कि इसके उल्टा भी ऐसे होगा। तो ऐसे उल्टा होगा तो आपको पता है, ये भी ठीक है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम लगा सकते हैं। अब कभी भी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना होगा, किसी कंपटीशन में बताना होगा कि क्या आर ओ आर इक्वल टू डेल्टा ओ आर होता है, तब उस केस में हम लोग लिख देंगे हाँ यस, तब वहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक, क्लियर, ये वाला साइन कि आर ओ डेल्टा इस सबसेट ऑफ आर। तो इसका मतलब हुआ ए इसका सबसेट है तो आर भी किसका सबसेट हुआ, आर ओ डेल्टा का। मतलब ये इसका है तो ये इसका है, दोनों तरफ से बातें प्रूफ होती हैं। ठीक, जब लगाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ। क्लियर, क्लियर हो गया सबको? सबसेट के लिए नहीं होता है, जैसे हमने कहा कि आर ओ डेल्टा इक्वल टू आर है। क्लियर, जैसे हमने कल बताया था इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि अगर 5 लिखा है और इधर 3+2 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि 3+2 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन अब 5 को जब ब्रेक करेंगे तो 3+2 आएगा। इसका कहने का ही मतलब है, यानी कि इधर से जब इधर लाएंगे तो 3+2 आएगा, और जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3+2 है। 3+2 इक्वल टू 5 आएगा, और जब 5 को ऐसे लिखेंगे तो इधर आएगा 3+2। ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ, जब दोनों साइड से बातें इक्वल हो जाएं, तो वही बातें कही जा रही हैं। ठीक, तो हर जगह आप लोग इसका प्रयोग मत कीजिएगा, जहाँ हम यूज होगा हम बताएंगे कि कहाँ पर इसको करना है। जब थ्योरम्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे 8 लाइन के हो जा रहे हैं, 9 लाइन के हो रहा है, वो सर 8 लाइन नहीं, जैसे 4 पेज से अधिक हो जाते हैं, तब उस केस में इन लोगों का प्रूफ कर लें, या कोई बातें सिमिलर चलती हैं तब तो हर केस में नहीं करना। ठीक, यहाँ पर अगर 5 मार्क्स है, यही अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए कब कहाँ इसको यूज कर लेना है आप लोगों को, हम बता दे रहे हैं। जब अगर 1 नंबर में क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा, ये वाला अगर दिया रहेगा उसके आगे मार्क्स के 1 नंबर का मार्क्स है,
तब आप लोग केवल वही थोड़ा सा 4 लाइन वाला जो थे वहाँ से साइन लगा के ऐसे कर देंगे आर इज सबसेट ऑफ डेल्टा ओ आर, और वहीं पे अपना बात ख़त्म कर देंगे। ठीक, इतनी करके बात, तब मतलब यही दिखाना है केवल उनको कि ऐसा है। तो उल्टी बातें भी यहाँ प्रूफ हो जाएंगी कि डेल्टा ओ आर जो है वो क्या है, वो आर का भी सबसेट हो जाएगा। ठीक, तो इतना कर देंगे तो हो जाएगा 1 मार्क्स के लिए ये। लेकिन अगर 5 मार्क्स का पूछता है तो आपको यहाँ तक पूरा दिखाना है। क्लियर है सबको? तो ये वाला थ्योरम आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आज का एक ही थ्योरम हो पाएगा। क्लियर है? क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हमने आपने से बताया था कि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो एडिट करने में दिक्कत आती है। तो जो लोग अभी भी किस में टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं ग्रुप में, तो लोग टेलीग्राम आईडी लिख लीजिए SANJEET मैथ्स MATHES। देखिए यहाँ THES है, क्योंकि यस तो होता है केवल मैथ्स होता है, THS होता है, लेकिन ES हम जानबूझकर लगाए हैं 48 थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। और यहाँ स्पेस नहीं है इनके बीच में, जितना भी लिखा है उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। कुछ लोग स्पेस करके लिखते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं आया मेरा सर्च करने पे। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए जिनको लिखना हो 8808023920। तो अगर कॉल करना हो तो 7 PM हम बताए थे और 8 PM के बीच में शाम को करना है। ठीक, कोई भी इंक्वायरी लेने के लिए, पूछने के लिए। और अगर ग्रुप में जुड़ना है तो ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF भेज दिए जाएंगे नोट्स के। ठीक, तो वहाँ से आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। तो ये वाला जो यूनिट पढ़ा रहे हैं हम लोग आप लोगों को, तो इससे यहाँ से 10 मार्क्स आएंगे। और आपको बता दें, रियल एनालिसिस में अगर 100 लड़के अपीयर होते हैं तो उनमें से जो 5 लड़के होते हैं उनके मार्क्स लगभग 30 के प्लस में आते हैं, मतलब 30 मार्क्स पाते हैं 50 मार्क्स में से। रियल में अगर 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है और उसमें 100 लड़के अपीयर हुए हैं तो उनमें 5 लड़कों का ही केवल ऐसा होता है केस कि अगर 30 प्लस या 30 के नियर अबाउट रहते हैं 5 लड़के। और बाकी जो 5 से 10 लड़के, यानी कि कहा जाए अगर 5 तो यानी कि 5% लड़कों का एक तरीके से। अब यहाँ से 30 में से क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो 95% जो लड़के होते हैं, 95 लड़के, उनका लगभग 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, यानी 10 नंबर के रेंज में ही रह जाते हैं। यानी कहा जाए तो इनका आता है 95 लड़कों का अगर एक तरीके से निकाले 5% लड़कों का 30 मार्क्स, और देखा जाए 95% लड़कों का जो मार्क्स आता है रियल में 5, 6 और 10 मार्क्स, इतने ही जाते हैं। या तो 5 या तो 6 या तो 10, वो 20 के अंदर ही सिमट कर रह जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है जो थ्योरम को लिखना नहीं जानते। तो आप लोग थ्योरम को देखिए, और पढ़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे लेक्चर को ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे आप लोग, ठीक, तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। हमने बताया था कि एल्गोरिथम काम करता है। तो आप लोग चैनल को चाहें तो आपकी इच्छा होगी तभी कीजिएगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी यहाँ से वीडियो जाता है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, और नहीं तो जल्दी पहुँच भी नहीं पाता है। अभी बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि संजीत मैथ से कोई यूट्यूब चैनल भी है। भले ही वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते होंगे, कोई मिल जाएगा कि पढ़ लें हम वहाँ से, लेकिन क्या होता है कि जब कोई चैनल छोटा होता है तो जल्दी सर्च करने पर नहीं आता है, क्योंकि ये भी नया चैनल बना हुआ है तो थोड़ा छोटा ही है, समय लगेगा बड़ा होने में। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और जो वीडियो हम बताएंगे आप लोगों को कैसे पढ़ना है और कैसे किन चीज़ों को कवर करना है, तो आपका एकदम मिनिमम अगर बात करें तो 30 मार्क्स आ जाएंगे एकदम ईजिली। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, हम बताएंगे कैसे पढ़ना है इसको, क्योंकि हमने पढ़ा है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि इस रियल एनालिसिस को कैसे पढ़ा जाए। ठीक, आराम से एकदम सिंपली तरीके से आपके 30 प्लस मार्क्स रियल में आएंगे, जिनका कि 6 से 5 मार्क्स आता है। और जो 5% वाले लड़के होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, जब जाके उनका 30 मार्क्स आता है। लेकिन आपका ईजिली आएगा 30 मार्क्स से प्लस, यानी 30 के नज़दीक में भी रहेगा, मतलब कि 25 से ले लीजिए, प्लस 25 से कम तो होगा नहीं कभी भी आपका, अगर आप फॉलो करते हैं जैसे हम बात को बताते हैं। तो अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आपका 0 मार्क्स भी हो सकता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसा बताएंगे वैसा अगर आप कर देते हैं तो आपके मार्क्स 25 से प्लस में ही रहेंगे, और लगभग 30 से भी प्लस में हो सकते हैं, और 40 तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? तो इतना मान चलिए मिनिमम आपका 30 रहेगा ही रहेगा। अगर फॉलो करते हैं, उससे थोड़ा भी कम करते हैं तो 25 मार्क्स, और एकदम फॉलो नहीं करते हैं तो आपका 0 मार्क्स भी हो सकता है। इसमें उसका आपका दोष होगा, मेरा दोष कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम है बताना और पढ़ना आपका ही काम है। हम आपको घोट के नहीं पिला सकते हैं कोई दवा
कि हमने घोर के पिला दिया, आप लोगों को याद हो गया। थ्योरम देखिए याद नहीं होते हैं जल्दी किसी को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला, अभी इधर कैलकुलेशन चल रहा है, अभी आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें थ्योरेटिकल रहेंगी, लैंग्वेज में लिखी रहेंगी। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा था बार बार कि बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन रिलेशन, तो सारी चीज़ें लॉजिक से आएंगी वहाँ पर, और उसी लॉजिक को आप लोगों को समझना होता है और अपने से स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। लेकिन क्या करते हैं लड़के, उस पूरे को रट लेते हैं, और एग्जाम में एक भी स्टेप भूल गए। जैसे कोई चीज़ रटी होती है, ये वाला लाइन, फिर इसके वाला नीचे, इसके इस नीचे ऐसे, और इसके बीच में से कोई लाइन आप भूल गए तो इसके नीचे इसके बाद आगे वाला लाइन थोड़ी नहीं लिख देंगे। तो यही होता है हम लोगों को, जैसे लाइन है और लाइन बाई लाइन रटे हैं आप लोग, आपको पता है इसके लाइन बाद ये आएगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आप प्रेशर में रहते हैं तो 2 लाइनें या 1 लाइन भूल जाते हैं बीच का, तो उसके बाद नीचे वाला लाइन नहीं लिख पाते हैं, तो वहीं आपका मार्क्स 0 हो जाता है। तो हम बताएंगे रियल एनालिसिस में आप लोग भूलने की ज़रूरत नहीं होगी, समझने की ज़रूरत होगी। जब आप समझे रहेंगे तो आप अपने आप लिखते चले जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? और कल भी अभी कुछ थ्योरम्स बचे हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं हम यहाँ कराएंगे, और इसकी प्रैक्टिस आप लोग बार बार करिएगा बिना देखे। एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक। और देखिए, इसे याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक, एक बार आप लोगों ने थ्योरम पढ़ लिया, और दिन में क्या कीजिए, जैसे आप खाना बनाते हैं उस टाइम भी अपने थ्योरम को याद करिए कि हमारा थ्योरम क्या था और कैसे कैसे प्रूफ हुआ था, उसको याद करिए। आप कभी खाली समय में बैठे हुए हैं तो थ्योरम को देखिए, बोलिए एक बार कि क्या था, उसके बाद उसका प्रूफ मुँह ज़बानी बोलिए। आप आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद करके जब कोई चीज़ रिकॉल करते हैं तो आपको पता आने देखेंगे, ध्यान करेंगे तो एक तरह से कर दीजिए, मेडिटेशन की तरीके से काम करता है। आँख बंद कर लेंगे, अब थ्योरम को देखेंगे तो आपको खुद ही वो लाइनें दिखने लगेंगी कि उसके नीचे क्या लिखा था, उसके नीचे क्या लिखा था। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप फालतू समय जो आप बार बार जैसे खाली रहते हैं तो मोबाइल निकाल लेते हैं, कोई रील्स देखने लगते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें करने की बजाय आप लोग थ्योरम पे अपना फोकस कीजिए, ठीक। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसे ही पढ़ता था कि जहाँ पर लड़के मोबाइल निकाल के जब खाली रहते थे तो क्या करते थे कि व्हाट्सएप देखने लगते थे कि क्या किसने क्या व्हाट्सएप में लगाया है। उससे आपके लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है या ग्रोथ नहीं होने वाला है, व्हाट्सएप बार बार देखेंगे तो। और आप दिन भर में ना जाने कितने रील्स देखते हैं, सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और ना विश्वास हो तो आप रात में एक बार एनालिसिस अपना करके देखिए कि आज हमने कितने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे और क्या क्या सीखा उनसे। कुछ नहीं सीखते हैं, केवल थोड़ा मज़ा आ जाता है, इंस्टेंट थोड़ा आनंद आ जाता है। आनंद क्या कहें, कुछ थोड़ा सा वो मज़ा ही रहता है। आनंद तो बहुत ऊँची चीज़ है, वो सबको नहीं मिलती है, कुछ ही लोगों को मिलता है। तो आनंद तो नहीं कहा जा सकता है, हाँ, लेकिन क्षणिक खुशी कहा जा सकता है, क्षणिक जो उस समय मिलता है देखने पर। और फिर बाद में गिल्ट भी होती है कि हमने अपना समय कहाँ बर्बाद कर दिया, और दुख भी होता है उसी की वजह से। क्षणिक सुख के लिए लॉन्ग दुख हो जाता है, लंबा वाला दुख। तो इन सब चीज़ों से बचिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उस तरीके से करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं रूम से, उस समय तो आप पढ़ नहीं सकते, तो उस समय आप नहीं पढ़ सकते हैं तो पैदल ही जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो जाते समय ऐसे रिकॉल कीजिए, क्योंकि आपके मन में हज़ारों विचार हमेशा आते रहते हैं। तो क्यों न हो उन विचारों को आने से पहले ही हम लोग, जैसे कुछ अलग अलग विचार आते रहते हैं, देखेंगे आप लोग साइकिल चला के जाएंगे या पैदल रेंग के जाएंगे, किसी के न किसी के बारे में आप लोग सोचते रहते हैं। ऐसा हमारा ह्यूमन नेचर है, आप इसको रोक भी नहीं सकते। तो जब आपका ह्यूमन नेचर है माइंड का सोचना, तो लेकिन तब आप अपना फोकस कर दीजिए उस थ्योरम की ओर, तो आपका माइंड कहाँ सोचने लगेगा, थ्योरम की ओर सोचने लगेगा। और जब थ्योरम की ओर सोचने लगेगा तो आप थ्योरम का अपने इमेजिनेशन से प्रूव करना सीख जाएंगे, बिना देखे और बिना लिखे, माइंड से ही पूरा स्टेप बाय स्टेप बोलना और लिखना सीख जाएंगे, ठीक। तो धीरे धीरे प्रूफ होने लगेगा। और डेली आप महीने में 30 बार जाते हैं तो आपका रिवीजन कितनी बार हो जाएगा, 30 बार। तो इस तरीके से रिकॉलिंग प्रोसेस आपका बढ़ता चला जाएगा और वो थ्योरम आपका भूलेगा नहीं, ठीक। तो आशा करते हैं आप इसका लाभ उठाएंगे जो हमने प्रोसेस बताया, क्योंकि मैं ऐसा ही करता था। जब यहाँ से मुझे कॉलेज जाना रहता था तो जैसे ही अपना खा पी के साइकिल उठाते थे, साइकिल लिए यहाँ से, और चलाते चलाते जब जाने लगे तो थ्योरम को रिकॉल करते जाते थे कि हमारा थ्योरम क्या है। डेली एक ही थ्योरम रिकॉल करते थे, और फिर आते समय उस थ्योरम को एक बार रिकॉल करते थे, यानी एक दिन में 2 बार कर लेते थे रिकॉल। रिकॉल करने का मतलब याद करना,
एक बार समराइज़ करना अपने माइंड में, जैसे कि ये वो चीज़ क्या लिखी थी यार, हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा हमारे माइंड में आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। जब इसको आप करेंगे तो जहाँ भूलेंगे आप लोग आके फिर कॉपी में अपना देख लीजिएगा, इससे ये भी पता चलता है कि हम कहाँ फंस रहे हैं जब ऐसा प्रोसेस आप लोग करते हैं। ठीक, तो आप लोग जो लोग टेलीग्राम में भी नहीं जुड़े वो लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे एक ग्रुप बना है तो उसमें भी मैसेज कर देंगे ग्रुप में कि हमें जोड़ दीजिए। वहाँ पर अपना बता दीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जिससे और सब्जेक्ट का, जैसे हम केवल मैथ है आपको पढ़ा रहे हैं तो आप फिजिक्स का अगर होगा तो फिजिक्स का नोट्स हमें जो हमारे साथी हैं उनसे लेकर हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। फिजिक्स का जिनका होगा, जिनका केमिस्ट्री का होगा वो केमिस्ट्री कर सकते हैं लास्ट सब्जेक्ट। ठीक, और जिनका स्टैट होगा स्टैट बता देंगे, जिनका CS होगा CS बताएंगे। तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अपना नाम, ठीक, और किस कॉलेज में, कुछ लोग कॉलेज वाले भी देखते हैं, कुछ कैंपस वाले भी देखते हैं, तो जो कैंपस का होंगे लिख देंगे कैंपस, जो कॉलेज वाले होंगे कॉलेज। तो यानी कई चीज़ें करना है, पहले नाम बताना है आप लोगों का अपना उसी में। ठीक, क्लियर है सबको? नाम बताना है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिएगा और कॉलेज का नाम। अब फर्स्ट ईयर का है तभी आप लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का ही होंगे। ठीक, तो चलिए, इस वीडियो को लंबा हो रहा है तो हम लोग वीडियो को यहीं रोकेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।